मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म है। जितने भी बड़े नेता हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सब इस वक्त हैदराबाद और तेलंगाना में कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब और राज्यसभा सांसद कांग्रेस के साथ, बहुत शुक्रिया सर। और एक बिजी शेड्यूल कैंपेन का था, उसमें से आपने समय निकाला। क्योंकि आप मध्य प्रदेश से, मैं तेलंगाना वाला सवाल बाद में पूछूंगा सर। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? लोग बहुत चुनाव तक तो सरगर्मी रहती है, लेकिन जो ये पीरियड होता है ना सर, जब काउंटिंग में ईवीएम के बक्से रखे रहते हैं, तो लोग कैओस लगाते हैं। कई सारी थ्योरीज आती है, वोटिंग किधर हुआ, पैटर्न क्या रहा, महिला का वोट कहाँ गया, युवाओं का वोट क्या रहा। पहला सवाल आपसे, मध्य प्रदेश का फीडबैक वोटिंग के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी बूथ पे फोन करके पूछ लेता है कहाँ कितना वोट पड़ा। मैं शुरू से कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी, और बदलाव का जब मन बन जाता है जनता का, तो वो ना कैंडिडेट देखता है ना कुछ और देखता है, वो बदलाव के लिए वोट देता है। तो इसलिए बदलाव की लहर थी, और कांग्रेस हर हालत में 130 सीटों से ज़्यादा पाके सरकार बनाएगी। जो वोटिंग ट्रेंड था सर, उसके बाद जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया। ये लोगों ने कहा कि 4% ज्यादा वोट है। गलत है। यदि 2018 से कंपेयर किया जाए तो महिलाओं का वोट कम गिरा है पुरुषों से। केवल कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1-2% ज़्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू 2018 कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ परसेंटेज घटा है। और दूसरा, लाडली बहना का असर आप समझें कि सभी को है, महिलाओं के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी कम से कम 40% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि लाडली बहना का असर का एडवांटेज नहीं मिला है। कई ऐसी हैं जिनको कि इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उनको ऑलरेडी पेंशन मिलती थी। कई आदिवासी समूह ऐसे हैं जो पहले से इनको दूसरी योजनाओं में प्रति माह पैसा मिलता था, इसलिए लाडली बहना का इतना असर नहीं है। दूसरा, लाडली बहना जो भी है, मत भूलिए कि वो किसी की पत्नी भी है, किसी की माँ भी है। वहाँ पे युवकों में भयंकर असंतोष है, वहाँ के पुरुषों में भयंकर असंतोष है। भ्रष्टाचार, किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, आम आदमी परेशान था। भारतीय जनता पार्टी के चंदा वसूली, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर थी। ठीक है, अब तो कैंपेन सर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना, वो भी 28 तारीख को खत्म हो जाएगा। आप एक लंबे समय से आपने सर आंध्रा तेलंगाना की पॉलिटिक्स को देखा है, इंचार्जेस भी आप रहे। यहाँ पर क्या माहौल है? लोग कह रहे हैं साहब, कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने बहुत कंसंट्रेट किया है, बहुत ध्यान दिया है तेलंगाना में। इतना मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में माहौल बदला है, और ये हम देखते थे ज़मीन पर, उस समय बदलाव लगता था। यहाँ भी लोग केसीआर जी के जो पारिवारिक भ्रष्टाचार है उससे लोग ऊब चुके हैं। और अब जैसे उन्होंने किसानों को प्रति एकड़ पैसा दिया, लेकिन वहाँ अधिकांश जो किसान हैं वो तो टेनेंट फार्मर हैं, उनको कुछ नहीं मिला, मजदूरों को कुछ नहीं मिला। तो जो एडवांटेज किसानों को उन्होंने दिया है वो केवल 20% किसानों को मिला है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन ठेके पे दे देते हैं, टेनेंट फार्मर को दे देते हैं, किसान मजदूर को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए एक माहौल केसीआर के खिलाफ है। और दूसरा, इनका जो ब्रांड है वो तेलंगाना का था, अब उन्होंने टीआरएस को बीआरएस कर दिया। बीआरएस करने के बाद उनका जो टैग तेलंगाना का था वो भी कम हो गया। लेकिन सर, जो लोग कहते हैं यहाँ पर, जो मेरी उस बात हुई कि जो केसीआर है, उन्होंने जो सोशल वेलफेयर स्कीम थी, जो सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर करी, वही केसीआर को पुश कर रही है इस चुनाव में। और एक तरफ जो आप कांग्रेस पार्टी, उसने मैनिफेस्टो में अपने सोशल बैलेंस बनाने की और स्कीम्स की बात करी है। उसी का चुनाव है तेलंगाना में। निश्चित तौर पर लोग बाग ऊब चुके हैं केसीआर उनके भ्रष्टाचार से। और ये मत भूलिए कि तेलंगाना राज्य कोई केसीआर ने नहीं दिया है, तेलंगाना राज्य कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 2000 से हम लोग इस बारे में कोशिश कर रहे थे, और 2003 और 2004 में जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने वादा किया था, और वादा हम लोगों ने निभाया
जबकि टीआरएस के केवल 2 सांसद थे। कांग्रेस पार्टी ने आगे जाकर तेलंगाना राज्य को दिया है, ये मत भूलिए। सर एक फैक्टर एआईएमआईएम भी है, 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, प्रचार कर रहा है किसी हिसाब से। वो लगातार राहुल गांधी को ही टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब आप आइए हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए। तो जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, कह रहे हैं साहब कांग्रेस ने कभी माइनॉरिटीज के लिए कोई काम नहीं किया, हमने काम किया, आप हमको वोट दीजिए। पूरा कैंपेन उसी पर एक बात समझ लीजिए, भारतीय संविधान में और हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में धर्म के आधार पर वोट मांगना ये अपराध है। तो चाहे एमआईएम हो, चाहे हमारी भाजपा हो, चाहे हिंदू महासभा हो, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ये भारतीय संविधान और भारतीय जो हमारा नियम और कानून है उसके विपरीत है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब जो है वो पूरे तरीके से आज इस देश में वो सब कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। पोलराइजेशन से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, इसलिए उनको उससे खतरा लगता है। सर क्योंकि आपने बीजेपी की बात करी, बीजेपी का जो प्रचार हमने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वो कह रहे साहब कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो आई है, जर्सी काऊ का किसने कहा, पप्पू का नाम किसने दिया? जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इन लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसके बाद राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा है। पनौती शब्द कहाँ से आया? कोई राहुल गांधी ने कहा है? पनौती शब्द तो अपने आप उभर कर सामने आया है और आज 1 हफ्ते तक ट्रेंड करता रहा। इसका क्या अवसमते सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व समझते हैं आप? इसलिए ये सब बेकार बात करते हैं। ये गाली दे तो हम स्वीकार कर लें, और हम अगर गाली भी ना दें और एक बात कर दें तो उस पर इतना बवाल मचा लिया। और मैं कहता हूं कि कहाँ गई निष्पक्षता माननीय चुनाव आयोग की? राहुल गांधी जी के लिए क्या नहीं कहा इन लोगों ने? क्या आपने कभी नोटिस दिया प्रधानमंत्री जी को या अमित शाह जी को या किसी और अन्य को? सर मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा, इसलिए मैं बोलता हूँ, ये मेरा भी सवाल है, मुझसे कई लोगों ने पूछा। जब तक आदमी राजनीति में रहता है उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एक पब्लिक के लिए, कैडर के लिए, वर्कर के लिए। आप सर जनरल सेक्रेटरी रहे, अध्यक्ष रहे, इतने सारे स्टेट्स के इंचार्ज रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे मध्य प्रदेश की। क्या वो महत्वाकांक्षाएं अब नहीं है? क्योंकि राजनीति में जो आदमी रहता है वो कहता है कि साहब मैं हूँ, 2 बार का चीफ मिनिस्टर था, आज सरकार बन रही है, मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि बिल्कुल इस पूरे जो कैंपेन था जहां लड़ाइयां होती हैं साहब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, दिग्विजय सिंह साहब बिल्कुल शांत, कुछ भी कमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो क्या महत्वाकांक्षाएं को आपने बिल्कुल बस में कर लिया या आपको लगता है कि नहीं अभी है? की बात ये लोगों ने पूछा मुझसे कि साहब दिग्विजय जी क्यों नहीं बन सकते चीफ मिनिस्टर? की बात ये है, मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका हूँ। हाँ। और हम लोगों ने मिलकर तय किया था कि कमलनाथ जी को अवसर मिलना चाहिए, तो इसलिए कमलनाथ जी हमारे कैंडिडेट हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.